पेपर्स या प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का फोकस सीरीज 2023 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस व पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए 50 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होंगे। हमें विश्वास है कि फोकस सीरीज 2023 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी को फोकस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। धन्यवाद। भारतीय इतिहास, जिसमें आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? ए. यूनानियों ने, बी. रोमन वासियों ने, सी. चीनियों ने, डी. अरबों ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। हिंद यानी कि भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार अरबों ने प्रयोग किया था, क्योंकि अरबी लोग स को ह के रूप में प्रयोग करते थे, इसलिए उन्होंने सिंधु को हिंदू की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 है लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, बनावली। सूची 2 है जुता हुआ खेत, गोदीबाड़ा, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। इसके कूट हैं ए 1 2 3 4, बी 1 2 4 3, सी 2 1 4 3, डी 2 1 3 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। सही सुमेलन कुछ इस प्रकार है। प्राचीन स्थल पुरातात्वीय खोज, लोथल गोदीबाड़ा, कालीबंगा जुता हुआ खेत, धौलावीरा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति, बनावली हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था? ए भक्ति, बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, डी प्रकृति पूजा और भक्ति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः प्रकृति पूजा और यज्ञ था। आगे ऋग्वैदिक काल में देवताओं का वर्गीकरण किया गया, जैसे आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता एवं पृथ्वी के देवता। अगला प्रश्न है, तबकात-ए-नासिरी का लेखक कौन था? ए शेख जमालुद्दीन, बी अल-बरूनी, सी मिनहाज-उस-सिराज, डी जियाउद्दीन बर्नी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अल-बरूनी ने तहकीकात-ए-हिंद तथा जियाउद्दीन बर्नी ने फतवा-ए-जहानदारी एवं तारीख-ए-फिरोजशाही की रचना की। मिनहाज-उस-सिराज ने तबकात-ए-नासिरी नामक पुस्तक की रचना की है। अगला प्रश्न, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ए अलाउद्दीन खिलजी के, बी बहलोल लोदी के, सी नसरुद्दीन महमूद शाह के, डी मोहम्मद बिन तुगलक के। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नसरुद्दीन महमूद शाह के समय में तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। एक पैर से लगड़ा होने के कारण उसका नाम तैमूर लंग पड़ा था। तैमूर के आक्रमण के डर से सुल्तान भाग गया और 15 दिन तक दिल्ली में रहने के बाद तैमूर वापस चला गया और खिज्र खां को अपने विजित प्रदेशों का राज्यपाल नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी गयासुद्दीन तुगलक या डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक 1320 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है।
इसने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। नहर का निर्माण करवाने वाला गयासुद्दीन प्रथम सुल्तान था। इसने शेख निजामुद्दीन औलिया से मिलने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। बंगाल अभियान से लौटते समय तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर स्थित अफगानपुर में उसके लड़के जूना खान द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में सुल्तान के प्रवेश करते ही महल गिर गया, जिससे दबकर सुल्तान की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाली कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ए नवंबर 1856, बी दिसंबर 1856, सी जनवरी 1857, डी फरवरी 1857। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक यानी कि ब्राउन ब्रेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को, जो अधिक अच्छी थी, प्रयोग करने का निश्चय किया। इसके प्रयोग का प्रशिक्षण दमदम, अंबाला तथा सलाईकोट में दिया जाना था। अगला प्रश्न, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? ए लाला हरदयाल, बी लाला लाजपत राय, सी भगत सिंह, डी बरकत उल्ला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। लाला हरदयाल गदर दल के प्राण थे। इन्होंने 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर दल का गठन किया। रामचंद्र एवं बरकतुल्ला ने इसमें इनकी सहायता की। इस दल ने गदर नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका भी चलाई, जो कि सन 1857 के गदर की स्मृति में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न, MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। ए स्वराज पार्टी के, बी ऑल इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के, सी मद्रास लेबर यूनियन के, डी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। 1918 ईस्वी में कांग्रेस से अलग होकर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ऑल इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। इसके अन्य सदस्य MG सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। अगला प्रश्न, गदर पार्टी का नेता कौन था? ए भगत सिंह, बी लाला हरदयाल, सी बाल गंगाधर तिलक, डी VD सावरकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। गदर दल का गठन 1 नवंबर 1913 ईस्वी को लाला हरदयाल द्वारा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया। यह एक क्रांतिकारी संस्था थी। इसने 1857 ईस्वी के विद्रोह की स्मृति में गदर नामक पत्र का प्रकाशन किया। तो दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला सवाल है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? ए मंगल, बी बृहस्पति, सी शुक्र, डी शनि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। शुक्र पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह है। इस ग्रह का आकार एवं द्रव्यमान पृथ्वी के आकार एवं द्रव्यमान के लगभग बराबर है, अतः इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। इस ग्रह को संध्या का तारा एवं भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। मंगल ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है, जिसमें नाइट्रोजन एवं आर्गन गैसें पाई जाती हैं। निक्साम्पिया मंगल ग्रह पर स्थित सर्वोच्च पर्वत है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सभी ग्रहों में इस ग्रह के घूर्णन की गति सर्वाधिक तीव्र है। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के उपग्रहों की संख्या 62 है। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। इस उपग्रह का अपना वायुमंडल है। अगला प्रश्न है, किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? ए 22 जुलाई, बी 25 दिसंबर, सी 21 जून, डी 23 मार्च। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी
उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन व 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। इसके ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन तथा 21 मार्च व 23 सितंबर को इक्विनॉक्स के चलते संपूर्ण पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन व 12 घंटे की रात होती है। अगला प्रश्न, किसी स्थान का मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है। ए, देशांतर रेखा, बी, अक्षांश रेखा, सी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या डी, प्रधान मध्याह्न रेखा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रत्येक देशांतर रेखा का मध्याह्न उस समय होता है जबकि देशांतर रेखा ठीक सूर्य के सामने होती है। इस कारण एक ही देश में प्रत्येक देशांतर के साथ समय में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। अतः किसी देश अथवा क्षेत्र विशेष में किसी एक मध्यवर्ती देशांतर रेखा के स्थानीय समय पर पूरे देश अथवा क्षेत्र का समय मान लिया जाता है। ऐसे समय को मानक समय कहते हैं। भारत में 82/2 अंश पूर्व देशांतर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का स्थानीय समय माना जाता है। अगला प्रश्न है, क्वार्ट्जाइट कार्यांतरित यानी कि मेटामॉर्फ्स होता है। ए, चूना पत्थर से, बी, ऑब्सीडियन से, सी, बलुआ पत्थर से या डी, शैल से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चट्टानों के परिवर्तित रूप निम्नवत है। बलुआ पत्थर क्वार्ट्जाइट, चूना पत्थर संगमरमर, शैल स्लेट, कोयला ग्रेफाइट या हीरा, आग्नेय चट्टान रूपांतरित रूप ग्रेनाइट नीटा, बेसाल्ट एम्फीबोलाइट, ग्रैम्बो स्पेटाइन, रूपांतरित चट्टान पुनः रूपांतरित चट्टान स्लेट सिस्ट फॉलाइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है। ए, अंटार्कटिका, बी, उत्तरी अमेरिका, सी, एशिया, डी, दक्षिणी अमेरिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। विश्व की सर्वोच्च औसत ऊंचाई पर स्थित महाद्वीप अंटार्कटिका है। विश्व के 5वें सबसे बड़े इस महाद्वीप का क्षेत्रफल 14 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप है। इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी विंसम मैसिव है। संपूर्ण अंटार्कटिका महाद्वीप 2200 मीटर मोटी बर्फ की परत से ढका हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट यहीं अवस्थित है। इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। ए, क्रिटेशियस युग में, बी, प्लेसिस्टोरेन युग में, सी, कार्बोनोफेरस युग में या डी, मायोसिन युग में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। दक्कन के पठार की उत्पत्ति क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी क्रिया द्वारा लावा के जमने से हुई। इसका विस्तार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों में है। यहाँ पर जीवाश्म रहित ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, बालू का पत्थर, क्वार्ट्ज एवं चूना पत्थर शैलों की अधिकता है। अगला प्रश्न, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है। ए, राजस्थान, बी, गुजरात, सी, मध्य प्रदेश, डी, महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। यह राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। अरावली पर्वतमाला एक अवशिष्ट पर्वत है एवं विश्व का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। यह पर्वतमाला दिल्ली से अहमदाबाद तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है। ए, कंचनजंगा, बी, रुंडून, सी, गंगोत्री, डी, केदारनाथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी।
हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई सर्वत्र भिन्न है। असम हिमालय में अधिक आर्द्रता के कारण 4,420 मीटर पर हिमरेखा पाई जाती है, जबकि कश्मीर हिमालय में शुष्कता के कारण 6,000 मीटर पर हिमरेखा उपलब्ध होती है। हिमरेखा को प्रभावित करने वाले अन्य कारक ढाल तथा सूर्यताप है। काराकोरम के हिमनद विश्व के विशालतम हिमनदों में गिने जाते हैं। हिमालय के प्रमुख हिमनद ससाइनी, सियाचिन, पुनमी, कंचनजंगा है। वर्तमान हिमनद प्लास्टोसिन युग के हिमावरण के अवशेष माने जाते हैं। प्रश्नानुसार गंगोत्री हिमनद सबसे बड़ा है। इसी हिमनद से गोमुख नामक स्थान से गंगा नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ए मालवा का पठार, बी छोटा नागपुर का पठार, सी दक्कन का पठार, डी प्रायद्वीपीय का पठार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अरावली एवं विंध्य पहाड़ी श्रृंखलाएं मुख्यतः राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। आज की वीडियो का सबसे आखिरी प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है ए दक्षिणी पूर्वी मानसून, बी दक्षिण पश्चिमी मानसून, सी व्यापारिक हवाएं, डी पश्चिमी हवाएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी और मध्य भारतीय भूभाग गर्म हो जाते हैं, जिससे यह कम दाब वाला क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकार से खाली जगह को भरने के लिए हिंद महासागर से भाप वाली हवा तेजी से इस उपमहाद्वीप की ओर चल पड़ती है। ये भारतीय भूभाग पर दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती हैं, इसलिए ये दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाती हैं। इस मानसून से अच्छी वर्षा होती है, जो इस क्षेत्र की कृषि के लिए लाभदायक है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, जिसमें आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1949 को, सी 26 नवंबर 1949 को, या डी 15 सितंबर 1947 को। 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा का 11वां अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में संविधान का तीसरा वाचन हुआ। संविधान सभा में प्रारंभ में प्रारूप समिति के उन संशोधनों पर विचार हुआ जिसमें अनुच्छेदों को फिर से क्रम संख्या में करने, विराम चिन्हों का संशोधन तथा इनके फलस्वरूप अन्य संशोधन करने, रिक्तियों की पूर्ति करने, अर्थों का स्पष्टीकरण करने तथा प्रारूप संविधान की परीक्षा करने में जिस त्रुटियों का पता चला था उनका निराकरण करने का प्रस्ताव था, उन्हें निपटा दिया गया। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा प्रारूप समिति के संशोधन के संबंध में भी अनेक संशोधन लाए गए तथा उन पर विचार और निर्णय हुआ। 17 नवंबर 1949 को संविधान के तीसरे वाचन का कार्य आरंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ। संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को अंतिम रूप से पास किया गया। संविधान सभा ने पहले ही यह तय कर लिया था कि संक्रमणकालीन उपबंध, नागरिकता संबंधी अनुच्छेद और परिभाषाओं विषयक उपबंध तो तुरंत लागू हो जाएंगे तथा शेष संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू होगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। ए आयरिश गणतंत्र, बी कनाडा, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में 12 नाम निर्देशित सदस्य राष्ट्रपति द्वारा ऐसे लोगों में से चुने जाएंगे जिन्हें साहित्य, कला,
विज्ञान और सामाजिक सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान का व्यवहारिक अनुभव हो। इस नामांकन की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसके अलावा राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को भी आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 35A के प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। ए सन 1947 में, बी सन 1950 में, सी सन 1953 में, डी सन 1954 में, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अनुच्छेद 35A भारतीय संविधान में जम्मू और कश्मीर सरकार की सहमति से राष्ट्रपति के आदेश पर जोड़ा गया था, जो कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा 14 मई 1954 को जारी किया गया था, जिसे दिनांक 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया गया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है ए भारत की राष्ट्रीय भाषा से, बी अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से, सी न्यायिक पुनरावलोकन से, डी दल बदल विरोधी कानून से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुसूचियों की विभागीकरण हो गई है। संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 35वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया तथा 36वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। फिर 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को पुनः जोड़ा गया। संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया। 8वें सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। ए गोलकनाथ वाद 1967 में, बी सज्जन सिंह वाद 1965 में, सी शकरी प्रसाद वाद 1951 में, डी केशवानंद भारती वाद 1973 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 ईस्वी के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। इस वाद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार उसे अक्षुण्ण बनाए रखते हुए भी भारतीय संसद संविधान संशोधन की शक्ति का उपयोग कर सकती है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ए एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में, बी एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में, सी एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26/11/1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रत करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? ए यह एक संवैधानिक संस्था है, बी 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है, सी यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है, या डी यह एक परामर्शदात्री संस्था है।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की जाती है। अब तक कुल 6 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है। क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक संस्था नहीं होती है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? ए अनुच्छेद 3 से 10, बी अनुच्छेद 4 से 11, सी अनुच्छेद 5 से 11, डी अनुच्छेद 6 से 11। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के संबंध में चर्चा की गई है। इस संबंध में विस्तृत और स्थायी उपबंध नहीं है। यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक बने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी संवैधानिक उपचार का अधिकार, डी समता का अधिकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अनुच्छेद 17 में वर्णित समता के अधिकार के तहत अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। इसके माध्यम से किसी भी प्रकार का भेदभाव दंडनीय है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता का लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। आर्थिक एवं सामाजिक विकास, जिसमें आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है ए जहां कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है, बी जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, सी जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो, डी जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें बाजार तंत्र के संचालन के साथ साथ राज्य की भूमिका भी पाई जाती है। इस प्रकार की प्रणाली में पूंजीवाद एवं समाजवाद दोनों के गुणों का सम्मिश्रण पाया जाता है। अगला प्रश्न, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय ए नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी, बी कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होगी, सी सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय के योग के बराबर होगी, या डी उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। राष्ट्र की राष्ट्रीय आय किसी दी गई अवधि में उस राष्ट्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध योग का मूल्य होती है। इसे सामान्य भाषा में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के रूप में जाना जाता है। राज्य की आय में विदेशी निवेश को भी सम्मिलित किया जाता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्रीय आय को अलग अलग रूप से परिभाषित किया है, अतः राष्ट्र की संपूर्ण वार्षिक उत्पत्ति को वार्षिक आय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है? ए गरीबी में कमी लाना, बी रोजगार अवसरों का विस्तार करना, सी पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना, डी लिंग असमानता में कमी लाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल वर्ष 2007 से 2012 तक था। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास था। इस योजना में गरीबी उन्मूलन के साथ साथ साक्षरता दर को बढ़ाना और रोजगार के नए अवसर के सृजन को प्रमुख स्थान दिया गया था। इसके अन्य लक्ष्यों में जीडीपी वृद्धि दर को 8% से बढ़ाकर 10% करना, कृषि आधारित वृद्धि दर को 4% प्रति वर्ष तक बढ़ाना, बाल मृत्यु दर को घटाकर 28% हजार व मातृ मृत्यु दर को 1% हजार करना, सभी गांवों तक बिजली पहुंचाना और देश के वन क्षेत्र में 5% की वृद्धि करना इत्यादि सम्मिलित थे। पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना इसके लक्ष्यों में सम्मिलित नहीं था। अगला प्रश्न, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया? ए जवाहरलाल नेहरू ने, बी ए दलाल, सी सुभाष चंद्र बोस, डी लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी।
भारत में नियोजन की आवश्यकता व संभावना पर विचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति यानी कि नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया। चूंकि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, अतः कमेटी का गठन में उनका ही नाम आएगा, जबकि इस कमेटी का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं को 1 वर्ष तक 100 दिनों का रोजगार मिलना एक मूल अधिकार बन गया है। दूसरा, इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में से आधी रोजगार की मांग करने वाली महिलाएं होंगी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी न तो 1 और न ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। संसद द्वारा 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार शुरू करने के लिए प्रारंभ की गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि नरेगा 2005 सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है, जो गरीबों की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा है और जो व्यापक विकास को प्रोत्साहन देता है। यह अपनी तरह का पहला अधिनियम है जिसके तहत अभूतपूर्व तौर पर रोजगार की गारंटी दी जाती है। इसके तहत हर घर के एक वयस्क सदस्य को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार देने की गारंटी है। यह रोजगार शारीरिक श्रम के संदर्भ में है। इस अधिनियम का दूसरा लक्ष्य यह है कि ग्रामीण निर्धनों की आजीविका के आधार को मजबूत बनाया जाए। इस अधिनियम में महिलाओं की 33% श्रम भागीदारी को भी तय किया गया है। अगला प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है? ए, अल्पसंख्यकों का विकास, बी, दलितों की उन्नति, सी, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता, या डी, गरीबी का पूर्ण उन्मूलन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अंत्योदय अन्न योजना 20 दिसंबर 2000 को प्रारंभ की गई। इसके तहत देश के 1 करोड़ निर्धनतम परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम अनाज विशेष रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। इससे 1 वर्ष में सरकार पर 2300 करोड़ रुपए की अतिरिक्त खाद्य सब्सिडी का भार पड़ने का अनुमान है। इस योजना के तहत जारी किए जाने वाले गेहूं व चावल का केंद्रीय निर्गम मूल्य क्रमशः 2 रुपए तथा 3 रुपए प्रति किलोग्राम है। इस योजना से 1 करोड़ निर्धनतम परिवार लाभान्वित होते हैं। यह योजना केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न, बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है। इसे कहते हैं ए, SBR सांविधिक बैंक अनुपात, बी, SLR सांविधिक तरल अनुपात, सी, CBR केंद्रीय बैंक रिजर्व, या डी, CLR केंद्रीय तरल रिजर्व। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। संवैधानिक चल निधि अनुपात वाणिज्यिक बैंक के लिए वह राशि है जो बैंकों को अपने ग्राहकों के लिए ऋण उपलब्ध कराने से पहले नकदी या सोने या सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों या ऋण पत्र के रूप में बनाए रखने की होती है। इसका इस्तेमाल किसी भी आपात देनदारी को पूरा करने में किया जा सकता है। इसके तहत अपनी कुल देनदारी के अनुपात में सोना सरकारी अनुमोदित बॉन्ड्स के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखना होता। सावधिक चल निधि अनुपात दर भारतीय रिजर्व द्वारा बैंक क्रेडिट के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए निर्धारित और पोषित करती है। सांविधिक चल निधि अनुपात SLR की अधिकतम सीमा 40% है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 है चक्रवर्ती समिति, नरसिंहम समिति, तेंदुलकर समिति, चलैया समिति। सूची 2 है कर सुधार, निर्धनता आकलन, बैंकिंग क्षेत्र सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार। इसके कूट हैं ए,
3214, बी 4132, सी 2341, डी 3421। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि चक्रवर्ती समिति बैंकिंग क्षेत्र सुधार, नरसिंहम समिति का वित्तीय क्षेत्र सुधार, तेंदुलकर समिति का निर्धनता आकलन और चलैया समिति का कर सुधार। अगला प्रश्न है, किसी देश को ऋण जाल में फंसा हुआ कहा जा सकता है यदि ए उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करना पड़ता है, बी उसे बकाया कर्ज पर ब्याज के भुगतान के लिए ऋण लेना पड़ता है, सी विदेशी ऋणदाताओं ने उसे ऋण अथवा सहायता देने से इनकार कर दिया है, या डी विश्व बैंक बकाया ऋण के साथ साथ नए ऋणों पर ब्याज की बहुत अधिक दर वसूल करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। जब किसी देश को पहले से ही लिए गए ऋण के ब्याज का भुगतान करने के लिए भी ऋण लेना पड़े तो उसे ऋण के जाल में फंसा हुआ देश कहा जा सकता है। अगला प्रश्न, भारत में घाटे की वित्तीय व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? ए आर्थिक विकास के लिए, बी सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए, सी भुगतान शेष का समायोजन करने के लिए, या डी विदेशी ऋण कम करने के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। यदि किसी भी देश की आय उसके व्यय से अधिक हो तो इस परिस्थिति को राजकोषीय घाटा या वित्तीय घाटा कहा जाता है। राजकोषीय घाटा आमतौर पर राजस्व में कमी या पूंजीगत व्यय में अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है। पूंजीगत व्यय लंबे समय तक इस्तेमाल में आने वाली संपत्तियों जैसे फैक्ट्री, इमारतों के निर्माण और अन्य विकास कार्यों पर होता है। राजकोषीय घाटे की भरपाई आमतौर पर केंद्रीय बैंक से उधार लेकर की जाती है या इसके लिए छोटी और लंबी अवधि के बॉन्ड के जरिए पूंजी बाजार में फंड जुटाया जाता है। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार सरकार को राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए अधिक उधार लेने के बजाय विनिवेश की राह पर चलना चाहिए। सार्वजनिक उपक्रमों में सहकारी हिस्सेदारी कम करने या बेचने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए तथा देशी और विदेशी दोनों ही निवेशकों को इस ओर आकर्षित करते रहना चाहिए। सामान्य विज्ञान, जिसमें आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है ए हाइड्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ट्रोपोस्फेयर की हवा में 78% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इसके अतिरिक्त कुछ अंश नोबल गैसों जैसे मीथेन, हाइड्रोजन और नाइट्राइट ऑक्साइड का भी होता है। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी कोपरनिकस, डी आइंस्टाइन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के अनुसार दो पिंड के बीच लगने वाले आकर्षित बल का परिणाम उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, बी 80 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज, सी 2 लाख हर्ट्ज से 4 लाख हर्ट्ज, या डी 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। मनुष्य की श्रव्यता सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। वह ध्वनि जिसको मनुष्य अपने कानों से सहज सुन सकता है उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसका परिसर 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज होता है। मनुष्य इस सीमा से कम की ध्वनि को नहीं सुन सकता है और इस सीमा से अधिक ध्वनि अर्थात 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि को सहन भी नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन की खोज की थी? ए चैडविक ने, बी रदरफोर्ड ने, सी बोर ने, डी न्यूटन ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न, परमाणु नाभिक के अवयव हैं? ए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, डी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। किसी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नामक मूल कण की खोज 1897 ईस्वी में थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन ऋणाविशेषित कण होते हैं। परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पर 1.6 × 10⁻19 कूलॉम का आवेश होता है। इसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻30 किलोग्राम होता है। यह एक स्थायी मूलकण है। प्रोटॉन एक घनात्मक मूलकण है जिसकी खोज 1919 ईस्वी में रदरफोर्ड ने की थी। इस पर इलेक्ट्रॉन के आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलॉम के बराबर घनात्मक आवेश होता है। ये परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। इनका द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। यह एक स्थायी मूलकण होता है। न्यूट्रॉन आवेश रहित मूलकण है और जिसकी खोज 1932 ईस्वी में चैडविक ने की थी। ये प्रोटॉन के साथ परमाणु के नाभिक में स्थिर होते हैं। इनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। अगला प्रश्न, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक यानी कि केमिकल कौन सा है? ए ग्लाइसराइल, बी ग्लाइसराइल ट्राई एसीटेट, सी ग्लाइसरॉल ट्राई नाइट्रेट, डी ग्लाइसरॉल ट्राई आयोडेट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। डायनामाइट एक प्रमुख विस्फोटक है। इसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। इसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ ग्लाइसरॉल ट्राइनाइट्रेट है। अल्फ्रेड नोबेल की याद में 10 दिसंबर 1901 से नोबेल पुरस्कार देना आरंभ किया गया। अगला प्रश्न, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। ए अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, बी बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से, सी प्राकृतिक चयन से, डी उपर्जित लक्षणों की वंशानुगति से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लेमार्कवाद सिद्धांत। जीव बदलते वातावरण में नई आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं एवं कुछ का कम। अतः वह अंग जिनका प्रयोग अधिक होता है वह दृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं, जबकि कम प्रयोग होने वाला अंग निष्क्रिय एवं लुप्त हो जाता है। इस प्रकार नए लक्षण वंशागति होने लगते हैं, जैसे पक्षियों में पंख की उत्पत्ति, जिराफ की गर्दन लंबी होना अंगों के लंबे समय तक उपयोग के कारण है। वहीं सांपों में टांगों का लोप होना इसके क्रम प्रयोग के कारण है। अगला प्रश्न, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ए तारक केंद्र, बी गोल्जी उपकरण, सी लाइसोसोम, डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। कोशिका की नाभिका के अलावा डीएनए इसके साइटोप्लाज्म में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, लेकिन इसका जेनेटिक कोड नाभिक में पाए जाने वाले डीएनए से अलग होता है। चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक अर्धस्वायत्त अंग है एवं इसमें डीएनए तथा राइबोसोम होता है। अगला प्रश्न, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? ए प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, बी जीन के संश्लेषण के लिए, सी नाइट्रोजनिक क्षारों के संश्लेषण के लिए, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। हरगोविंद खुराना ने जीन संश्लेषण पर अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान किए और आनुवांशिक कोड की खोज की। 1968 ईस्वी में इन्हें अपने अमेरिकी सहकर्मियों के साथ चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 है मलेरिया, पोलियो, तपेदिक, दाद। सूची 2 है कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। कूट है ए 4321, बी 4312, सी
3412, डी 3421। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मलेरिया प्रोटोजोआ। यह प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। मादा एनोफिलिस मच्छर इस रोग का वाहक है। यह प्लाज्मोडियम को संक्रमित व्यक्ति को काटने से प्राप्त करता है। पोलियोमिलाइटिस विषाणु। यह एक विषाणु जनित रोग है जो पोलियो वायरस के कारण होता है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु। यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है। तेज ज्वर, खांसी आदि इस रोग के लक्षण हैं। दाद कवक। यह एक कवक जनित रोग है जो माइक्रोस्पोरम और टाइकोफाइटाइन के संक्रमण से होता है। त्वचा पर शुष्क शल की घाव की उपस्थिति इसका अभिलाक्षणिक गुण है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।